हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये हमारी क्लासेस जो है डेली आती हैं। डेली जो है 15 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। कितने क्वेश्चंस भैया? हम लोग डेली जो है 15 क्वेश्चंस करते हैं। किसमें? बिहार पुलिस मद निषेध के लिए। ठीक है, डेली हम लोग कितने क्वेश्चंस करते हैं? 15 क्वेश्चंस करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक एक सेकेंड स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है भैया, क्या देखते हैं? स्टैटिक जीके के जितने भी, एक सेकंड रुकना, वेट थोड़ा सा। स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है भैया, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सब लोगों के सामने से हूँ, मतलब ऐसे अप्रत्यक्ष रहता था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती थी आज, लेकिन मैं आप सभी लोगों के सामने से मतलब ये चीजें कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगभग इसमें से 30-35 मिनट लगेगा। 20 मिनट सो नेम भले भाई, लेकिन 30 से 35 मिनट जो है लगभग लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, चीजों को लिखने में भी और चीजों को समझाने में भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आजाद दस्ता का गठन कहाँ किया गया था? तो नेपाल राजविलास जंगल में, नेपाल राजविलास जंगल में जो है इसका जो है गठन किया गया था। भैया नीचे देख रहा हूँ, क्योंकि भाई सोचोगे कि कुछ देख रहा है इधर, नहीं भाई नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि पेन टैब वगैरह पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पेन टैब पे लिख रहा हूँ और नीचे टैब है। ठीक है, ये दूसरे फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन कहाँ किया था भैया? तो नेपाल राजविलास जंगल में किया था। ठीक है, हजारीबाग जो जेल था, सिर्फ दिवाली में रात में भागने के बाद इन्होंने क्या किया था? एक सेकंड, ये किया भाई, ऐसा कैसे पैर लग गया क्या स्टैंड में? हजारीबाग जो जेल था, वहां से जो है रात में भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने जो है नेपाल के जो तराई क्षेत्र में जाकर जो है आजाद दस्ता का क्या किया था भैया? गठन किया था। आजाद दस्ता का गठन इन्होंने कहाँ पर किया था? नेपाल के जो तराई क्षेत्र, यहाँ पर देखो व्याख्या में लिखी गई है चीजें। हजारीबाग जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में जाकर आजाद दस्ता का गठन किया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ जो है छापामार युद्ध करना और संचार साधनों को नष्ट करना था, यही इनका था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि मिली थी? तो लोकनायक की। लोकनायक की इनको क्या मिली थी? लोकनायक की, लोकनायक की क्या मिली थी? कि उपाधि मिली थी इनको। ठीक है, उपाधि इनको क्या मिली थी भैया? लोकनायक की जो है क्या मिली थी? इनको उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन यहीं पर लिख लो, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भैया कब शुरू हुआ था? तो यह जो है 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को जो है यह शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आजाद दस्ता का ट्रेनिंग कैंप कहा था? नेपाल में जो है नित्यानंद सिंह के निर्देश पर यह जो है चलाया गया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति यह नारा भी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति यहीं पर लिख लो, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति नारा जो है वह जो है जयप्रकाश नारायण जी ने ही दिया था। कब दिया था भैया? तो यह जो है 1974 में दिया था। इसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को पता है कहाँ पर मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एट द 2.8 पर जो है ऑफिशियल करके है, उस पर जो है सारी की सारी चीजें डाल दी जाती हैं। ठीक है, तो वहां से आप सभी लोग जाकर जो भी है डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को। पीडीएफ में जो ये चीजें अगर मान लीजिए नहीं दिख रही होंगी, साइड में हो गया हूँ मैं, फिर भी अगर नहीं दिख रही होंगी तो आप सभी लोग वहां से जाकर जो है इन चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन हमारा। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बिहार की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है सोमेश्वर पहाड़ी, वह बिहार के किस जिले में स्थित है भैया? तो वह जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पर है भैया? पश्चिमी चंपारण में यह जो है स्थित है। बिहार की जो है सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की पहाड़ी, वह किस जिले में स्थित है? तो यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी भैया सोमेश्वर पहाड़ी की? तो इसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है। कितनी भैया? 874 मीटर जो है लगभग इसकी ऊंचाई देखने को हमें मिलती है। ठीक है, त्रिवेणी नहर लिख लो। यह जो है पश्चिम चंपारण में कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। पश्चिमी चंपारण में त्रिवेणी नहर, यहीं पर लिखो त्रिवेणी, एक सेकंड,
त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है भैया? गंडक नदी से जो है यहीं पर पश्चिमी चंपारण में निकलती है, ठीक है, गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है भैया, कहाँ से? यही पश्चिमी चंपारण से देखने को मिलती है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, ठीक है। क्या है? वाल्मीकि टाइगर, एक सेकंड, टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर भैया देखने को हमें मिलता है? तो वह भी जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है, ठीक है भैया। अगर कोई पूछेगा कि पश्चिमी चंपारण में क्या क्या है, तो त्रिवेणी नहर है जो कि गंडक नदी से निकलती है, और सोमेश्वर की पहाड़ी के जिले में स्थित है, वह भी पश्चिमी चंपारण में। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। क्या है? बिहार का जो है सर्वोच्च शिखर, यहाँ पर लिखो, बिहार का सर्वोच्च शिखर क्या है भैया? सर्वोच्च शिखर। एक सेकंड, सर्वोच्च शिखर, बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है भैया? तो वह कौन सा है? यही है जो है सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी, सॉरी, सोमेश्वर श्रेणी जो है ये क्या है? बिहार का जो है सर्वोच्च शिखर, सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है, पहाड़ी नहीं, श्रेणी यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। इसकी व्याख्या में चीजें देखो देखिए, सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह जो है शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। इसकी सर्वोच्चतम चोटी जो है लगभग 874 मीटर ऊंची है। सर्वोत्तम चोटी कितनी है? 874 मीटर ऊंची है। ये मैंने आप सभी लोगों को अभी बताई है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? 1916 में जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता था वह किनके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में जो लखनऊ समझौता था। पूना पैक्ट आप सभी लोग यहीं पर बता देंगे किनके बीच हुआ था, ठीक है। 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता जो है किनके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और जब लखनऊ समझौता, एक सेकंड, 1916 का जो अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यहीं पर लिख लो, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। तो उस टाइम भैया जो है 1916 में जब मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, तो उस टाइम जो है कौन थे जो है यहाँ के जो है अध्यक्ष? तो वह कौन थे भैया? तो अंबिका चरण मजूमदार, यानी कि एसी जो है मजूमदार, लिख लो, एसी मजूमदार। एसी मजूमदार क्या थे भैया? उस टाइम जो है कांग्रेस के अधिवेशन जो 1916 में हुआ था लखनऊ में, उसमें क्या थे? ये अध्यक्ष थे, ठीक है। नरम दल और गरम दल का मिलन भी यहीं पर हुआ था। नरम दल, नरम प्लस गरम एक हुए थे, एक हुए थे इसी अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में, अधिवेशन में। अगर चीजें नहीं दिख रही होंगी भाई, थोड़ा सा साइड में ऐसे बैठा हुआ हूँ, अगर नहीं दिख रही होगी तो वो पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगी। पीडीएफ से आप श्योर रहना कि पीडीएफ में आपको वो चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल जो है एक हुए थे इसी अधिवेशन में। क्या हुआ था? जब 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एसी मजूमदार। तो उसी टाइम क्या हुआ था कि जो है इस अधिवेशन के जो है नरम दल और गरम दल एक हुए थे, ठीक है। होम रूल लीग यहीं पर लिख लो, होम रूल लीग। होम रूल लीग जो है 1916 में ही, 1916 में ही तिलक और एनी बेसेंट जी ने, तिलक जी ने, तिलक एंड जो है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने शुरू किया। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है भाई, लेकिन मैनेज करना, चीजें आप लोग को बहुत बेहतरीन देने की कोशिश की जाती है हर बार। यहाँ पर देखो व्याख्या में दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था भैया?
समझौता हुआ था। इसमें कांग्रेस ने पहली बार जो है पृथक निर्वाचन की मांग को जो है स्वीकार किया था। पहली बार क्या हुआ था यहीं पर कि पृथक निर्वाचन की मांग को जो है कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। नहीं तो अभी तक क्या कर रहा था कांग्रेस कि वह जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था को जो है वह स्वीकार नहीं करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को जो है संविधान की आत्मा की है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को जो है क्या किए आत्मा का है? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को क्या कहा इन्होंने? तो संविधान की आत्मा इन्होंने कहा। किन्होंने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नागरिकों को जो है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है अधिकार इसमें दिया गया हुआ है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? 5 रिट जारी कर सकता है, जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी कर सकता है। वह कौन कौन से है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन सा भैया? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिदेश है, क्या है? प्रतिषेध है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण है, और क्या भैया? अधिकार परीक्षा है। अधिकार क्या है? परीक्षा है। अधिकार क्या है? परीक्षा है। ठीक है, कौन कौन से हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्रतिषेध हो जाएगा, उत्प्रेषण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा हो जाएगा। इतने जो है क्या है? 5 जो है इनको क्या मिले हुए थे भैया? रिट जारी कर सकते हैं। किसके तहत? जो है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत, यानी कि आर्टिकल जो है 226 के तहत कौन कर सकता है? हाई कोर्ट, एचसी जो है रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। एचसी कब जारी कर सकता है? आर्टिकल जो है 226 के तहत जो है यह रिट जारी कर सकता है। ठीक है, प्रस्तावना को जो है ठाकुर दास भार्गव और जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान की प्रस्तावना को जो क्या कहा है? आत्मा कहा है। किस किसने कहा है? संविधान की आत्मा जो है किसने कहा है? किसको? प्रस्तावना को। तो ठाकुर दास जो है भार्गव और जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पर देखो दी गई है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार के हनन पर जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो है इसे संविधान की आत्मा कहा था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 5वां हमारा क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? सतपुड़ा जो है पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। कौन सी है भैया? धूपगढ़ जो है यह क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है धूपगढ़ की? तो 1350 मीटर। कितनी भैया? 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को हमें मिलती है। कितनी मिलती है देखने को? 1350 क्या देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में जो है पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, यह सतपुड़ा की जो है क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला क्या है? यह जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका भैया? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण पूछा जाएगा तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वह क्या है? ब्लॉक पर्वत का भैया उदाहरण है। ठीक है, सतपुड़ा नदी श्रेणी से जो है सतपुड़ा से श्रेणी से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? नर्मदा, और दक्षिण में जो है उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से उत्तर में कौन सी? नर्मदा, और जो है दक्षिण में कौन सी नदी भैया बहती है? तो ताप्ती नदी, ताप्ती नदी बहती है। यही दो नदियां हैं जो कि क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं भैया? एस्चुअरी बनाती है, यानी कि जो है भ्रंश घाटी में जो है कर ये बहती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। ठीक है, ये ठीक है, और जो है अरावली की जो है यह क्या है? गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अरावली, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत की सबसे ऊंची
चोटी। भैया अभी इसी को लेकर जो है मुद्दा उठा था, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अरावली का जो है मैटर उठा था ना हाईकोर्ट में कि इसकी श्रेणी इतना है, इसका रेंज इतना है, इसको काट दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। वो सारे मुद्दे जो है ठंडा आ गए हैं भाई, ठीक है। वो कुछ ही दिन के लिए होता, ठीक है। अमरकंटक क्या है, यहाँ से जो है नर्मदा और सोन नदी निकलती है। यहाँ से क्या निकलती है, नर्मदा, और जो है यहाँ से बहती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से, लेकिन यहाँ से निकलती है अमरकंटक से कौन सी, नर्मदा और जो है सोन नदी, नर्मदा एंड सोन नदी, सोन नदी निकलती है, निकलती है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये बहती है उत्तर में नर्मदा, और जो है दक्षिण में कौन सी, ताप्ती नदी बहती है, कहाँ से, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से, ठीक है भैया। यहाँ पर देखो चीजें दी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आकाश में इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है, आकाश में जो है इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है, तो क्या है, वर्ण विक्षेपण और जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में मैं कई बार, मतलब इससे रिलेटेड कई प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। आप सभी लोग देखोगे इससे रिलेटेड मैंने जो कई प्रश्न करवा चुके हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, जैसे हीरे में जो चमक होती है, और जो पानी का बुलबुला होता है ना, वो जब पानी के अंदर होता है तो उसमें जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। जब पानी का बुलबुला होता है वो पानी के बाहर नहीं, पानी के अंदर वो होता है, तो उसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। इंद्रधनुष तब बनता है जब बारिश की बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक क्या हो, परावर्तन, तीनों घटनाएं होती हैं, ठीक है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष जो है वह सूर्य की हमेशा विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य की हमेशा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बनता है। कितने मिनट हुए, 17 मिनट हो गए हैं लगभग, ठीक है। अभी 60वां प्रश्न हम लोग करें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। यह जो है इस दिशा में पड़ता है, प्राथमिक इंद्रधनुष जो है इसमें लाल रंग और लाल रंग जो है बाहर और बैगनी रंग अंदर होता है। प्राथमिक में क्या होता है कि लाल रंग जो है क्या होता है, अंदर होता है, कहाँ पर होता है, लाल रंग बाहर होता है और बैगनी रंग जो है अंदर होता है। लाल रंग क्या होता है, अंदर होता है, और जो है, और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसमें क्या होता है, बैगनी बाहर और जो है लाल अंदर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा धुंधला होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो चीजें दी गई हैं, ये हमेशा इसके विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये जो है क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम है, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, जब हड्डियां हमारी टूट जाती हैं तो उस पर जो प्लास्टर वगैरह चढ़ाया जाता है उस टाइम किया जाता है मूर्ति बनाने के लिए, और दीवार को जो है, दीवार को जब देखते प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है ना, दीवार को चिकना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो जिप्सम है इसका उपयोग कब किया जाता है, सीमेंट के जमने की दर को जो है धीमा करने के लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। सीमेंट में जिप्सम कब मिलाया जाता है, तो सीमेंट की, यहीं पर लिख लो, सीमेंट की जमने की दर को धीमा करने के लिए सीमेंट में, एक सेकेंड, सीमेंट में क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है भैया, सीमेंट में जो है जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। आप लोग कहोगे तो ऐसे आएंगे क्लासेज, वरना जैसे चल रही थी उस तरीके से भी आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, जैसे कहोगे उसी प्रकार से आएंगे। अगर मेरी शक्ल नहीं पसंद है भाई तो बता देना, अपनी शक्ल हटा लूंगा वीडियो से, ठीक है। थंबनेल से कहोगे थंबनेल से भी हटा दूंगा, बस कहना तो ये करना है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। जब जिप्सम जो है को जो है 373 केल्विन पर जो है गर्म किया जाता है तो यह क्या होता है, जल के अणु को जो है त्याग कर पीओपी बन जाता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है भैया। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है, मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है, यकृत यानी कि लीवर है। लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 किलो से जो है 2 किलोग्राम इसका क्या होता है भैया,
वजन होता है या पित्त का निर्माण करता है और शरीर में जहरीले पदार्थों को जो है निकालता है शरीर से, ठीक है। लीवर में जो है खुद को क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है अपने आप को रिपेयर करने की क्षमता किसमें होती है, लीवर में होती है। हमारे बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने आप रिपेयर जो होता है वो सबसे ज्यादा कौन कर सकता है, तो वह लीवर ही कर सकता है, ठीक है भैया। यकृत क्या करता है, या जो है विटामिन, विटामिन इसके और 2-3 कार्य लिख लो जिससे थोड़ा सा एग्जाम में जब हो ना तो लगे कि हाँ विटामिन ए डी एन क्या ई के, विटामिन ए डी ई के और जो है आयरन को स्टोर करता है, और आयरन को स्टोर करता है। यह जो है क्या करता है भैया, विटामिन ए डी ई के और जो है आयरन को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी यह क्या है भैया, अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन, थायराइड, ठीक है। अग्नाशय क्या है, अग्नाशय ये भैया क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या है भैया, मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को तो बारे में कई बार बता चुका हूँ, ये मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। मतलब ग्लैंडो का ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है भाई। यकृत मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो है लगभग ये होता है ना 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम। यह पित्त का निर्माण करता है, शरीर में जो जहरीले पदार्थ को क्या करता है, निकालता है भैया, ठीक है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। क्या पूछा गया भैया, कृषि और जो है ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष जो है भैया हुई थी, तो 1982 को जो है, कब, 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी क्या हुई थी भैया, स्थापना हुई थी, ठीक है। शिवराम समिति की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है, तो इसका मुख्यालय नाबार्ड का मुंबई में, वो चीजें यहाँ पर देखो नीचे लिखी गई हैं, ठीक है। शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, ठीक है। इसकी स्थापना यहीं पर और लिख लो, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और ये छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1980 से कब थी भैया, 1985 तक। कब से कब तक, 1980 से जो है 1985 तक, ठीक है। 1980 से 85 तक कौन सी थी, छठी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इसकी भूमिका क्या थी, यह कृषि और जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण जो है सर्वोच्चतम देता था, ऋण देने वाला क्या था, सर्वोच्चतम संस्थान है, इसीलिए जो है इसकी स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, जिससे जो है जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन मिलता है, उसको किसने लिखी है, मेगास्थनी ने लिखी है। किसने लिखी है भैया, मेगास्थनी ने जो है लिखी है, ठीक है। पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है इसमें लिखा गया हुआ है। इंडिका के अनुसार जो है पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा जो है चलाया जाता है। पाटलिपुत्र का जो है संचालन किस प्रकार से होता था, तो वो 6 समितियों के द्वारा होता था। जो इंडिका है उसमें ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है। मेगास्थनी ने जो है भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था, या जातियों में बांटा था, तो जो है 7 जातियों में बांटा था, 7 जातियों में बांटा था। मेगास्थनी ने कितनी जातियों में बांटा था भैया, तो वह जो है 7 जातियों में बांटा था, जो कि गलत था, पर जो है एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ही याद होगा मेरा एरिया ना भाई, मैनेज करना, इतना ही देखूंगा, पूरा नहीं देखूंगा। पूरा देखना होगा तो बताना भाई, पूरी एक बार पूरा फुल में वीडियो डाल दूंगा अपनी अकेले की, ठीक है।
वहां पर देख लेना, वहां पर कंटेंट नहीं मिलेगा, वहां पर सिर्फ मैं रील के माध्यम से आऊंगा, ठीक है। रील रील होता है और कंटेंट कंटेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया करो। ये इतना दिख रहा है, उतना दिख रहा है भैया का, तो इतना उतना दिखता है यार, मतलब पूरा क्या ही करोगे मुझे देख कर यार। देखना तो अपने उनको देखना पूरा का पूरा, हमको क्या ही करोगे देखकर, ठीक है। चलो, और एक चीज यहीं पर और जान लो, जब यहाँ पर इंडिका की बात हो रही है मौर्यकालीन की, तो मौर्यकालीन जो घनानंद था, घनानंद को जो है किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था, और जो है क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन किसकी मदद से? ये जो है कौटिल्य जो थे, वह जो है इनकी मदद से जो है इन्होंने क्या किया था? इसको जो है हराया था घनानंद को। और जो है इनकी एक पुस्तक थी, कौटिल्य ने जो है लिखी थी, कौन सी थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, एक सेकंड, माइक ऑन है, हाँ। अर्थशास्त्र में क्या बताया गया हुआ है? राजनीति के बारे में बताया गया, ना कि अर्थशास्त्र इकोनॉमी के बारे में नहीं बताया गया। अर्थशास्त्र पुस्तक में, अर्थशास्त्र में क्या बताया गया हुआ है कि जो है राजनीति, मतलब किस प्रकार से जो है मौर्यकालीन जो है समाज, या फिर जो भी उस टाइम समाज था, उस प्रकार से किस प्रकार से वो जो है अपने एरिया में चलता था, ठीक। ये ऐसा नहीं है कि उसमें इकोनॉमिक्स के बारे में चीजें बताई गई, नहीं, इकोनॉमिक्स के बारे में उसमें चीजें नहीं है। उसमें किस चीज के बारे में बताया गया? उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए जो है किस चीज के बारे में बताया गया हुआ है, इतना याद रखेंगे, राजनीति के बारे में जो है बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया हुआ, ठीक। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है, भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में जो है क्या है? भारत में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, ठीक है। महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले क्या लिखना होता है? नोटिस देना जो है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को, जो है 14 दिन पहले, 14 दिन पहले क्या नोटिस देना, नोटिस देना अनिवार्य होता है। नोटिस देना क्या होता है भैया? अनिवार्य होता है। आपको नोटिस देना है, मतलब देना है 14 दिन पहले। राष्ट्रपति को अगर हटाना है, महाभियोग उस पर लगाना है, तो 14 दिन पहले आपको क्या करना होगा कि आपको जो है नोटिस जरूर से देना होगा। बिना नोटिस के आप राष्ट्रपति को जो है, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग नहीं चले जा सकते। ये अनिवार्य है, मतलब इसको देना है तो देना ही देना है, ठीक है। इसको अगर महाभियोग जो है लगा हुआ है, इसको पारित करने के लिए कितनी बहुमत चाहिए होती है, ये जो है पूछता है। तो 2/3 की जो है, 2/3 की बहुमत होनी चाहिए। 2/3 की जो, मतलब 2/3 की जो है बहुमत होनी चाहिए, तब जो है यह पारित होता है, ठीक है। अभी तक भारत में वैसे किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर जो है यह महाभियोग की प्रक्रिया जो है चली नहीं है, ठीक है। इसकी व्याख्या में थोड़ी सी चीजें हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, या संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। यह प्रक्रिया अमेरिका के जो है, यानी कि यूएसए के जो है, यूएसए के जो है संविधान से ली गई है। यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है। भाई गले में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों आज। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। काली मिट्टी को जो है और किस नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। काली मिट्टी को जो भैया किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी जो है इसके नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से, ठीक है। काली मिट्टी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये आप सभी लोग बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा देखता हूँ। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में फील करो यार कि लाइव है, ठीक है। लाइव में ऐसे आ नहीं पाऊंगा ना, ये ग्रीन ग्रीन जो पीछे मतलब लगाता हूँ, ग्रीन पर्दे वगैरह, वो सब कुछ दिखेगा, वो फील नहीं आएगा, ठीक है। लाइव में, लाइव आता भी था तो उतनी बेहतरीन मतलब क्वालिटी नहीं देते थे क्लास की, इसीलिए जो लाइव नहीं आता, ठीक है। काली मिट्टी को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुन मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब काली मिट्टी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कपास के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। इसे जो है स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों के, बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों, चट्टानों के टूटने से। इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ भैया? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। यह मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात और जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र,
गुजरात और जो है मध्य प्रदेश में। एमजीएम याद कर लेना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में जो है यह पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो होता है क्या होता है, नमी रोकने की जो है, नमी रोकने की सबसे अधिकतम क्षमता होती है, सबसे अधिकतम क्षमता, अधिकतम क्षमता होती है। ठीक है, एक से क्या होता है भैया, इसमें जो है नमी रोकने की क्या होती है, सबसे अधिकतम जो है क्षमता होती है। ठीक है, इसमें कमी किस किस चीज की होती है काली मिट्टी में, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और किसकी, एंड जो है फास्फोरस की। ठीक है, एक से इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है भैया, कमी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसकी थोड़ी सी और व्याख्या इसमें दी गई है। काली मिट्टी को स्वतः जुती हुई मिट्टी या रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है, या कपास की खेती के लिए क्या होता है सबसे उपयुक्त होता है, इसलिए जो है इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। बच्चों में रिकेट्स रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, बच्चों में रिकेट्स रोग जो होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से भैया होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग जो है वह बच्चों में देखने को मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है भैया, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। ठीक है, इसका जो है विटामिन डी का स्रोत क्या क्या है, ये लिख लो, स्रोत। विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और क्या भैया, सूर्य का प्रकाश है, और क्या है, मछली का तेल है, मछली का तेल। ये क्या है भैया, सूर्य, इसके जो है स्रोत है। ठीक है, विटामिन डी को और क्या माना जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। ऐसा नहीं कि विटामिन डी को विटामिन ही सिर्फ माना जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। विटामिन डी को क्या माना जाता है, हार्मोन भी माना जाता है। ठीक है, विटामिन बी एंड सी यहीं पर लिख लो, बी एंड सी जो है ये क्या है, जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ये क्या है, ये जल में घुलनशील होती है। ठीक है, वसा में घुलनशील, यहीं पर लिखो वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। वसा में कौन कौन सी घुलनशील होती है, तो विटामिन के, ई, और कौन सी होती है, डी होती है, और कौन सी होती है, ए होती है। यानी कि जो है कीड़ा, 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 वसा में घुलनशील कीड़ा होता है। वसा में क्या घुलता है भैया, तो वसा में जो है कीड़ा घुलता है। ये जो है क्या है, यह जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलती है, तो वसा में कीड़ा घुलता है। वसा में क्या घुलता है, कीड़ा घुलता है। और जो जल में कौन सा घुलता है, सी भी घुलता है। जल में कौन सा घुलता है, सी भी घुलता है। और जो डी है उसका स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश और जो है मछली का तेल है। ठीक है, यहाँ पर चीजें देखिए और दी गई हैं। रिकेट्स जब होता है तो ये देखो, ये पूरा का पूरा इमेज यहाँ पर दिया गया हुआ है। ये आप सभी लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं मान रहा हूँ, वो दिख जाएगा जब पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, विटामिन जो है कैल्सीफेरॉल की कमी से जो है बच्चों में जो है हड्डी कमजोर और मुड़ जाती है, जिससे जो है रिकेट्स या एक सूखा रोग कहते हैं। वयस्कों में इसकी कमी को जो है ऑस्टियो मलेशिया कहा जाता है। ऑस्टियो मलेशिया जो है इसको किस में कहा जाता है, जब वयस्क में ये कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियो मलेशिया कहा जाता है। ठीक है भैया, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस गुप्त शासक ने जो है वह की थी। ठीक है, किस गुप्त शासक ने जो है भैया वह की थी, जो कुमार गुप्त ने। किसने की थी भैया, कुमार गुप्त ने जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका विध्वंस जो है किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में। बख्तियार बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने जो इसको नष्ट किया था 1193 ईस्वी में। ठीक है, चीनी जो यात्री वेनसांग था उसने यहाँ पर अध्ययन वगैरह किया था। ठीक है, और जो है
यहाँ पर और कुछ चीजें आप सभी लोगों को बताने के लिए, और कुछ विशेष है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग इसकी जो है व्याख्या। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त 1415 से 1455 ईस्वी तक ये था, ने जो है 5वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता था। बख्तियार खिलजी ने जो है इसे क्या किया था भैया, वह जला दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस धातु का जो है बना होता है? तो वह टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है भैया? टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। इसका संकेतक क्या होता है? डब्ल्यू होता है। क्या होता है? इसका संकेतक जो है डब्ल्यू होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, इसीलिए यह जो है पिघलता नहीं है, ठीक है। साधारण बल्ब में जो है क्या होता है? साधारण बल्ब में जो है क्या होता है, कौन कौन सी गैस होती है? या तो आर्गन होता है या फिर कौन सा होता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि फिलामेंट जो है आग से करंट ना हो, ठीक है। नाइक्रोम का जो तार होता है इसका प्रयोग कब किया जाता है? हीटर वगैरह में जो है, हीटर वगैरह में ये चीजें लगी होती है, हीटर या फिर गीजर कॉइल में, गीजर कॉइल में, गीजर कॉइल में जो है इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, जो इसमें लिखी गई पीडीएफ में। बल्ब का तंतु टंगस्टन जो है, इसका संकेतक जो है डब्ल्यू का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक जो है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है, लगभग कितना होता है? 3000 जो है 200 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यह जो है पिघलता नहीं और रोशनी देता है, ठीक है। तो आज के लिए बस भैया इतना ही, मिलते हैं जो है नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जो है हमने लगभग 16 जो है प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। एक सेकंड, ये क्या भाई, पैर लग गया। 16 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, और इन 16 प्रैक्टिस सेट में हमने कितने लगभग क्वेश्चंस कर लिए हैं? 240 प्रश्न हमने कर लिए हैं। कितने प्रश्न कर लिए हैं भैया? हमने 240 प्रश्न टोटल अभी तक जो है कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और अगर आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना और उनसे कहना भाई क्लास में जरूर से जुड़ें। बेहतरीन क्लास, एकदम एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको चलाया जा रहा है, ठीक। और आप सभी लोग देखोगे कि भाई एकदम बेहतरीन तरीके से चलती हैं, और डेली 10 बजे आ जाती हैं क्लास, अपने टाइम पर एकदम पंक्चुअल है ये, कि 1 मिनट ना इधर होगा ना उधर होगा। मतलब वो 2 मिनट का टाइमर चलता है ना, तो 10:02 से क्लास एकदम एग्जैक्ट चालू हो जाती है। 10 बजे तो स्ट्रीमिंग पर लगा दी जाती है, लेकिन वो 10 बजे चालू नहीं हो जाती, तो 2 मिनट का सिर्फ टाइम लगता है। वो यूट्यूब अपनी तरफ से ऐड करता है। अगर 2 मिनट पहले का मैं कर दूं, 9:58 पे कर दूं, तो वो जो है 10 बजे एकदम स्टार्ट हो जाएगी। कल से वही आप सभी लोगों को देखने को बोले, 9:58 पे लगाया रहूंगा, वो 2 बजे एकदम मतलब 10 बजे जो एकदम एग्जैक्ट चालू हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।